ने यही बताया था कि जो थर्मल स्पीड होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की रैंडम होती है, मतलब उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। थर्मल स्पीड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। और डायरेक्शन कौन सा होगा वो सोच के बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन कौन सा आता होगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड, इसका डायरेक्शन आता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसके अपोजिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अगर आपने कोई सेल यूं जोड़ा है, इसका प्लस यहां है, माइनस यहां है, तो अगर आपने इसको किसी भी चीज से कनेक्ट कर दिया, मान लो कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसका प्लस आएगा और यहां पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, भूल गया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर हमने यहां पे बात करी थी कि अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं इसमें, इस केस में, तो थर्मल वेलोसिटी की एक वैल्यू बताई थी। थर्मल वेलोसिटी की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है याद है? थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू क्या बताई थी कल? थर्मल वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है? तो ये 100 किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा इसको मीटर पर सेकंड में, तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, तो ये बहुत हाई है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है 100 सेकेंड्स में 1 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 0.01 मीटर इन 1 सेकेंड, तो 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ऐसा कुछ आना चाहिए, बाकी वो चेक कर सकते हो, ये वैल्यू एग्जैक्ट है। तो देख सकते हो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या है? बहुत लो है। और इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? दिक्कत नहीं, एक सवाल बन सकता है। सवाल क्या बनेगा? तो सवाल यहां पे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? उस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि अगर मान लो आपके पास कोई बल्ब है घर में, या कहीं पे भी कोई लगाई हुई चीज है, मान लो कोई बल्ब लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे, और यहाँ पे आपका बटन है, जिस बटन को आप ऑन और ऑफ करते हो ना, इस तरह से, और यहाँ पे ये सर्किट पूरा हो रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर जैसे ही आप बटन दबाते हो वैसे ही क्या होता है? बल्ब जल जाता है। तो ये पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ मोशन, जिससे इलेक्ट्रॉन चलता है। और किसके अंदर चलता है इलेक्ट्रॉन? किसी कंडक्टर के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वास्तव में ही इतनी कम होती है इलेक्ट्रॉन की, तो जब हम इसको चालू करते हैं बटन को, तो चालू करते ही हाथों हाथ कैसे वो बल्ब जल जाता है? मतलब उसमें टाइम लगना चाहिए था, और पर लगता क्यों नहीं है? तो ये जो बल्ब होगा ये एकदम से कैसे जल जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम है, 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। लेकिन जब हमने ये बटन दबाया, अब ये तार हो सकता है ऑलमोस्ट 2-2 मीटर के होते हैं तार, लंबे लंबे, तो हाथों हाथ क्यों जल जाता है बल्ब? टाइम क्यों लगता?
तो यहां पे इसका आंसर क्या देते हो आप, जो भी कंडक्टर है वो किस तरह से है, अ कंडक्टर इज लाइक रबर पाइप विद वाटर फिल्ड इन, मतलब जो भरा हुआ पाइप होता है वैसा है। अब ये चीज तो सही है कि अगर यहां से बटन दबाते और जो यहां वाला इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, जो बटन के यहां से शुरू हो रहा है सर्किट में, जैसे ये आपका बटन है और यहां से तार निकल रहा है, ये बल्ब है, जैसे आपने बटन दबाया तो जो इलेक्ट्रॉन अभी इस जगह पे है जहां से तार के आने की शुरुआत होगी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो वास्तव में ही यहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देगा। अगर ये डिस्टेंस मैंने लिया था 2 मीटर, अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर होगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो देख सकते हैं वहां पे 1 सेकंड में 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां से कर लो उसको 0.01, या सॉरी ऐसे कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चलता है वो 100 सेकंड में, तो 1 सेंटीमीटर चलता है वो 100 सेकंड में। तो यहां से निकाल लो कि 2 मीटर कितनी देर में चलेगा वो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चलता है वो 100 सेकंड्स में, तो यानी कि 0.1 मीटर 100 सेकंड्स में, तो 1 मीटर वो चलेगा 10 की पावर 4 सेकंड्स में, यानी कि 2 मीटर चलेगा वो। अब ये वैल्यू काफी बड़ी है देखा जाए तो, इस वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आर्स में जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है, टाइम है ये आर्स में आएगा ऑलमोस्ट। अगर आप इसको आर्स में करोगे तो 3600 से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट क्या हो जाएगा इसका, आर। तो देख सकते हो 2 जीरो गए तो 200 बटे में 36, 200/36 आर्स, 100 बटे में 18 के आसपास अराउंड, यानी कि 5-5.5 घंटे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा उसको वहां तक जाने में टाइम तो लगेगा इतना 5.5 घंटे का, लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपने बटन ऑन करा तो जो तार है जिसको आप ऐसे दिखा रहे हो कि बटन से जुड़ा हुआ है, यहां बल्ब लगा हुआ है, तो वास्तव में ये जो तार है ये कैसा है, ये उस पाइप की जैसा है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो अगर इस तार में पूरे में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं तो क्या होता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो बहुत टाइम लगेगा अभी वहां तक जाने में, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से इस जगह पे बिल्कुल लास्ट जगह पे बल्ब के पास में है, ये तो हाथों हाथ कूद मर जाएगा वहां पे ना, वहां पहुंच जाएगा कूद करके फटाक। इसलिए वो चीज हाथों हाथ चालू हो जाती है कोई भी बिजली की चीज। इसके अलावा क्या चीज आई थी इसमें, हमारे पास एक डेरिवेशन था वो हमने करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ऑफ ई टॉ बाय एम। जो दूसरा कर रहा था हमने यहाँ पे डेरिवेशन, उसमें हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था। तो वो रिलेशन क्या आया था, I इक्वल्स टू NEA इंटू में VD। दूसरा रिलेशन ये वाला आया था, 2 प्रूफ करे थे हमने। इसके प्रूफ में कहीं समस्या है किसी को बताओ, इसके प्रूफ में कोई डाउट है? ये दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आ चुके हैं बोर्ड में, कई बार और आएंगे भी। तो है इसमें समस्या किसी को? बताओ, कुछ पूछने लायक नहीं? ठीक है, तो इसके बाद वैसे मैंने एक चीज और करवाई थी आपको, वो बाद में करवा दूंगा या फिर अभी कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है वो, तो चाहे बाद में करो चाहे अभी कर लो। तो कल हमने वैसे करा था इस चीज को, तो हमने कहा था कि देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो यही होती है माइनस की ई टॉ बाय एम। ठीक है, जो वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो तो यही होती है, और करंट का रिलेशन ये होता है। तो हमने करा क्या था कल, हमने जो करंट का फॉर्मूला था I बराबर NEA इंटू में VD, यहाँ पे VD की जगह हमने किसको रख दिया था, वैल्यू रख दिया हमने, मतलब साइन से नहीं मतलब होता है इतना हमें, तो ई टॉ बाय एम, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं VD की जगह। तो ये टर्म आएगी, अब यहाँ देख सकते हो, एक तो ये छोटा वाला n है, E इंटू ई 2 बार, तो E स्क्वेयर, फिर यहाँ पे हो जाएगा A, फिर यहाँ पे आएगा टॉ एवरेज, जो एवरेज रिलेक्शन टाइम होता है, यहाँ पे E, और बटे में क्या आएगा M। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, करंट का। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मॉडिफाई हम कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करोगे तो कैसे करोगे, अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो यहाँ पे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे E की,
तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, I बराबर NE² A टॉ बाय M और इनटू में आ जाएगा यहां पे V बाय L। तो फिर आपको बोला था कि इस V को अकेला कर लो, तो अगर इस V को अकेला करते मतलब ये सारी चीजें करंट की तरफ भेजते तो क्या होता, ये M इंटू L, ये जाकर के I से मल्टीप्लाई, और जो ये ऊपर लिखा हुआ होता ये सारा डिवाइड होता I से। तो यहाँ पे ML आता ऊपर, नीचे आता NE² A टॉ और यहाँ पे आता I। अब वैसे मैंने तुम्हें अभी ओम्स लॉ बताया नहीं है 12th के लेवल पे, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से पता होता है ये, तो इसलिए यहाँ पे हम एक बार को ये मान सकते हैं कि पता होगा अगर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि वोल्टेज किसके बराबर आता है, तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे सिंपली तो आप बोलोगे कि जो R लिखते हैं हम ओम्स लॉ में वो किसके बराबर है, तो वो R बराबर होगा इस वैल्यू के, ML बटे में NE² A टॉ, ये वाली वैल्यू बन जाएगी फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ML बटे में NE² टॉ। यहां पे देखना, एक बात तो ये बताऊंगा कि जो टॉ है उसको मैं कई बार टॉ एवरेज भी लिख रहा हूं, क्योंकि ये लिखना थोड़ा सही होता है, लेकिन बार बार लिखने की जगह मैं यहाँ पे इसको एक ही बार लिख रहा हूं। और ये चीज क्या थी, तो ये थी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब भी आए ये टर्म, चाहे टॉ एवरेज लिख दोगे एग्जाम में तो और बेटर रहेगा। तो आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, M बटे में NE² टॉ और साथ में क्या है L। M क्या है यहाँ पे, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, N होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटे में वॉल्यूम। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, बड़ा वाला N बटे में A इंटू L, क्या मान करके कि हमारे पास जो मटेरियल है वो कैसा है, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² H। तो πr² को मैं रख रहा हूं A और H को रख रहा हूं L, ठीक है। ये एरिया हम A लिख देते हैं शॉर्ट में और ये लेंथ L हो जाती है। तो यहाँ पे हमने M बता दिया कि M क्या है, हमने यहाँ पे फिर ये बता दिया कि N क्या है, ये दोनों चीजें बता दी। अब हमारे पास दो चीजें और बची थी, एक तो E और एक टॉ। तो E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है तो वैल्यू इतनी होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, ये बता ही दिया टॉ एवरेज। L क्या है, लेंथ किसकी, कंडक्टर की, और A क्या है, एरिया, एरिया किस चीज का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये दोनों स्टेटमेंट किसके लिए हैं, उस वायर के लिए हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये एरिया ऑफ, ये भी किसका है, कंडक्टर का है। तो यहां पे देखोगे तो ये जो बाकी चीजें हैं, यानी कि ये वाला बॉक्स M बटे में NE² टॉ, ये चीजें नॉर्मली हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे कंट्रोल में क्या होता है, एक लेंथ और एक एरिया किसी भी कंडक्टर का, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ये बाकी चीजें हैं ये हम इजीली कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया और उसका नाम रख दिया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू हमने क्या रख दी, ये M बटे में NE² टॉ। तो ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये नॉर्मली चेंज नहीं होता। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें चेंज होने लायक केवल दो ही चीजें होती है जो चेंज हो सकती हैं, सारी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे टोटल चीजें 4 हैं आपके पास अगर देखोगे तो, एक तो M है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, एक E है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यूज फिक्स होती है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻³ kgs, और चार्ज भी लिख दिया, तो ये वैल्यू फिक्स है। तो हम जो चेंज कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं, या तो लेंथ को या एरिया को। तो हम अगर R इसको रेजिस्टिविटी मान लेते हैं, तो हम यहां से जो फॉर्मूला लिखते हैं रेजिस्टेंस का वो ये लिखते हैं, R बराबर ρL/A, जो 10th क्लास में भी आता है आपके फॉर्मूला। तो पहली चीज यहां पे कर लेते हैं डिस्कस एक बार को, यूनिट्स वगैरह। तो जो R होता है, R की हम SI यूनिट क्या लेके चलते हैं, ओम, सिंबल उसका वो ओमेगा की तरह होता है ऐसे। SI यूनिट से मेरा क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या आया था कि V = I × R। SI यूनिट से मेरा मतलब है कि अगर वोल्टेज दे रखा हो आपको वोल्ट में और जो करंट है वो दे रखा हो आपको एम्पियर्स में,
तो जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वो किस में आएगी, ओम में आएगी। तो ये ऐसा यूनिट हो जाता है इसका, किसका, रेजिस्टेंस का। थोड़ी सी चीज यहां पे देखते हैं हम एक बार को। अब देखो यहां पे हमने जो वैल्यू रखी थी रेजिस्टिविटी की, वो मैंने क्या कही थी, वैल्यू क्या आएगी वो, तो m बटे में NE² टॉ। तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं जो बदल सकती हैं वो क्या है, एक तो n और एक टॉ। ये दो चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। ये चीजें कैसी हैं, चेंजेबल या फिर वेरिएबल। ये दोनों चीजें वेरिएबल हो सकती हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो एक तो उस मटेरियल पे जो आपने लिया है, और दूसरी चीज रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि आपने उसका टेम्परेचर कितना रखा है। क्योंकि टेम्परेचर से कौन सी चीज जाकर के जुड़ जाती है, तो टेम्परेचर से जो चीज जुड़ती है वो होती है ये वाली रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और जो एन होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इन दो फैक्टर से हम बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करती है, तो केवल इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आर होता है रेजिस्टेंस, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है। हाँ, जो दो चीजें और थी, ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, उन पे तो करता है। लेकिन रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यूनिट्स वगैरह की बात रजिस्टिविटी की देखो तो क्या आएगी यूनिट्स, तो आर होता है रो एल बाय ए। तो यहां से रो की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी, आर ए बाय एल। अब यूनिट्स रख दो, तो आर यानी रेजिस्टेंस, तो ओम, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और लेंथ यानी कि मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या आ जाएगी, मीटर, ओम इंटू मीटर। तो रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम इंटू में मीटर। ये अब यहां से थोड़ा सा चेंज देखते हैं हम। तुम्हारे 10th क्लास में तो सिर्फ लेंथ और एरिया का चेंज होता है, लेकिन 12th में हम यहाँ पे टेम्परेचर का और मटेरियल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्टिविटी चेंज कैसे होती है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी किस किस चीज पे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मैंने बताई थी आपको क्या, कि एन पे। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर कंडक्टर होता है तो उसके लिए एन की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, एन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, और बहुत स्मॉल होती है किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए एन की वैल्यू ज्यादा होती है और इंसुलेटर्स के लिए एन की वैल्यू कम होती है। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं जिसको हम वेरी कर सकते हैं, तो वो कौन सी चीज थी, वो था टॉ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो ये कैसे वेरी करता है, तो इसमें हम अलग अलग टेबल बनाएंगे। कंडक्टर्स के लिए अलग, इंसुलेटर्स के लिए, और सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स मतलब जो दोनों के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे टॉ की वैल्यू, तो टॉ की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, अगर कंडक्टर्स की बात करूं, और कंडक्टर्स में आपने अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर आपने कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो जो वैल्यू थी रजिस्टिविटी की वो क्या है, m बटे में NE² टॉ। अब ये चीज तो बदल नहीं रही, बदलने लायक कौन सी चीजें हैं, एक तो n और एक टॉ। अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है, मतलब कैसे इंक्रीज कर दिया होगा, T1 से T2 कर दिया होगा टेम्परेचर को, यही तो इंक्रीज हुआ होगा। तो क्या होगा, T1 से T2 करने में कौन सी चीज है जो बदलेगी, तो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, जो n है वो तो वैसे ही ऑलमोस्ट 99% होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ, यहां पे n की वैल्यू क्या रहती है, सेम।
जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है टॉ पे। तो कैसे? तो कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो टक्करें होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो टक्करें बढ़ेंगी क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब टक्करें बढ़ेंगी तो क्या चीज बढ़ेगी? टक्करें बढ़ेंगी तो उनका जो टाइम होगा मोशन का वो कम हो जाएगा। अब वो ज्यादा टाइम तक रुके हुए रहेंगे और टाइम ऑफ मोशन कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था यानी कि टॉ, वो भी क्या हो जाएगा? कम। टॉ की वैल्यू भी क्या होगी? कम। क्योंकि टक्करें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चलने का टाइम था वो कम हो जाएगा, तो टॉ कम हो जाएगा यहां पे। तो अब देख लो, हमने स्टार्टिंग में लिखा था यहां पे कि रो की वैल्यू क्या है? m बटे में एन ई स्क्वेयर टॉ। अब यहां पे हुआ क्या है? आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, आपने जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको बढ़ाया है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ओवरऑल चीज क्या हुई है? टेम्परेचर के बढ़ने से ओवरऑल चीज ये हुई है कि आपने बोला कि क्या बढ़ेंगी? कि कोलिजन्स बढ़ेंगे, जो टक्करें हुई हैं वो बढ़ेंगी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है रेस्ट का वो टाइम बढ़ेगा, तो इसलिए जो उनका टॉ है वो घटेगा। अब देख लो इस चीज में अगर बाकी कोई चीज नहीं बदल रही और जो ये वैल्यू है टॉ, ये वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। टॉ की वैल्यू कम हो रही है तो जो रो की वैल्यू है वो क्या होगा? बढ़ेगी। तो जो रजिस्टिविटी आएगी, रजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो कंडक्टर्स के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू या जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है, जो पॉइंट बना वो क्या बना? कंडक्टर्स के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो वो बढ़ जाता है, तो देन इट इंक्रीजेस। और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे कंडक्टर्स में तो उनकी रजिस्टिविटी और रो इसकी वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। अब इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? उसमें देखना, हम बोल रहे हैं कि जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या हो रहे हैं? कम। तो कितना कम हो रहे हैं? अगर मैं टेम्परेचर को कम करता ही जाऊं, अगर कोई कंडक्टर है और आप उसके टेम्परेचर को कम करते ही जा रहे हो तो क्या हो रहा है? उसका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या होते जा रहे हैं? ये भी कम होते जा रहे हैं। तो कम होते होते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इसकी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मतलब ये जो फिनोमिनन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि द फिनोमिनन जिसमें कि जो रजिस्टिविटी है और जो रो है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? किसको टेंड करते हैं ये? जीरो को। कब? जब जो इनका टेम्परेचर होता है कंडक्टर्स का वो किसको टेंड करता है? 0 केल्विन को। तो उस टाइम पे क्या होता है? इनका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो। और जब रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी जीरो हो जाती है तो जो मटेरियल होगा वो मटेरियल क्या बन जाता है? वो मटेरियल बन जाता है एक सुपर कंडक्टर। जो ये प्रक्रिया होती है फिनोमिनन, इसका नाम क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी। फिनोमिनन का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। जो मटेरियल जहां पे वो बन गया ऐसा सुपर कंडक्टर, तो मटेरियल को आप बोलोगे सुपर कंडक्टर, और जिस टेम्परेचर पे बनेगा वो, उस टेम्परेचर को आप बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी जीरो होने से हमारा क्या मतलब होगा? देखो इसका मतलब होगा कि अगर आपने एक बार किसी सर्किट में करंट बहा दिया, देखो करंट की वैल्यू क्या आती है? वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। अगर ये चीज जीरो को टेंड कर रही होगी तो करंट किसको टेंड करेगा? ऑलमोस्ट इंफिनिटी को। यानी कि आप एक बार बटन ऑन कर दो, उसके बाद आपको दोबारा उसको मतलब चाहे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चीज चलती रहेगी। मतलब इवन इफ आप जो स्विच है उसको बंद कर दोगे तो भी आपका जो अप्लायंस होगा, वो मशीन, वो काम कर रही होगी, वो बंद नहीं होगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा उसमें, तो वो चलती रहेगी अनंत काल तक। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल होता है मरकरी। मरकरी यानी Hg, इसके लिए क्या होता है? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन।
तो इस टेम्परेचर पे मरकरी का जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो मरकरी के लिए। लेकिन ये इतना कम टेम्परेचर करना पड़ता है तो उसमें दिक्कत बहुत आती है। तो हमने यहाँ पे बस जो मेन चीज अभी यहां तक डिस्कस करी है वो क्या करी है कि अगर हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उनका जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर टेम्परेचर को घटाया तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएंगे। ऐसे अब मैंने कहा था कि यहाँ पे 3 तरह के मटेरियल होते हैं, तो बेसिकली जो बाकी जो मटेरियल रह गए उनको एक साथ ले सकते हो आप, यानी कि इंसुलेटर बोल दो और सेमीकंडक्टर, या फिर मेटलॉइड्स जो बोलना हो बोल सकते हो इनको। इनमें क्या होता है, अपोजिट कंडक्टर्स का, तो अपोजिट होता है तो समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप इंसुलेटर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आप घटाओगे इनके लिए तो दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घट जाते हैं, और अगर टेम्परेचर को घटाते हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाते हैं। किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए। अच्छा, मैं इसको फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकता हूं कि क्यों हो रहे हैं। देखो, जो रिलेशन आया था रेजिस्टिविटी का वो क्या आया था, रिलेशन आया था हमारे पास में कि आर यानी कि रो इक्वल्स टू एम बटे में एन ई स्क्वेयर टॉ, ये आया था। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, यहां पे इंसुलेटर्स की बात कर रहा हूं। तो इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा, ठीक है। अब कंडक्टर्स की बात खत्म हो चुकी है, अब सारा टॉपिक चल रहा है इंसुलेटर्स का। एक बार थोड़ा सा उसको मैं ढंग से लिख देता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो इंसुलेटर्स में इसका लॉजिक क्या होता है वो बता रहा हूं। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो एन होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल, और जो टॉ होता है वो क्या होता है, बहुत वैसे ही फिक्स होता है। लेकिन ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मतलब ये कैसा होता है टॉ, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जैसे एक रोड है, उस पे 1 घंटे में एक गाड़ी जा रही है, अब मान लो 1 घंटे में 2 गाड़ियां चली गई तो कितना फर्क पड़ जाएगा उसके ट्रैफिक में, वैसा ही कुछ। या टक्करों में, तो टक्करें नहीं होती। टक्करें कब होती हैं, जब एक ही रोड से कई सारी गाड़ियां जाएं। पहले 1 घंटे में एक गाड़ी जा रही थी, अब 1 घंटे में 2 जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंसुलेटर्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, तो जो एन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ती होगी एन की वैल्यू, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, फ्री। तो आमतौर पे क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे जो एन की वैल्यू होती है इंसुलेटर्स में वो बहुत लो होती है, वेरी वेरी लो। एन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एन बढ़ जाता है। कि पहले मान लो 5 करोड़ में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, अब 5 करोड़ में से हो सकता है 5-10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं, तो एन इंक्रीज करेगा। अब रहा सवाल टॉ का, तो टॉ क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्यों रहता है कांस्टेंट, एग्जांपल दिया था मैंने कि मान लो कोई एक सड़क है, इसमें अभी क्या जा रहा था, 1 व्हीकल जा रहा था 1 घंटे में, और अब आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसका मतलब है कि यहां से 5 व्हीकल जा रहे होंगे 1 घंटे में इस रोड से, तो टक्करें तो अब भी ना के बराबर होंगी। ठीक है ना, मतलब कोलिजन्स बहुत रेयर होंगे क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि टॉ पे फर्क पड़ता है। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास में रेजिस्टिविटी का, वो था एम बटे में एन ई स्क्वेयर टॉ। एम और ई तो वैसे ही नहीं बदलते, इंसुलेटर्स के लिए एन को भी इजीली आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए मतलब सॉरी, इसको टॉ को चेंज नहीं कर सकते, टॉ ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इंसुलेटर्स में क्या हुआ, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एन की वैल्यू बढ़ गई। अगर ये एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की, कम।